अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एच के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे प्रोफेशन से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। आज के इस सेशन में इस्लामाबाद से हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अमान अब्बासी साहब। ये फाउंडर हैं आस्क एन ओटी के। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आस्क एन ओटी क्या है, क्या करता है और सोसाइटी की बेहतरी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर अमान अब्बासी साहब कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू आवर चैनल। थैंक यू सो मच कामरान साहब। द कॉज यू आर वर्किंग ऑन बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जैसे लोग इस फील्ड में आते हैं और हम जैसे लोगों को आगे लेके आते हैं और ऐसे ऐसे इश्यूज पे काम करते हैं कि जो इश्यूज पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो। तो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर द काइंड वर्ड्स। तो अमान भाई, पहले सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आस्क एन ओटी क्या है, इस्लामाबाद में कहाँ पे हैं आप लोग, कब से हैं, जरा इसका तारुफ कराएं तो फिर हम आगे लेके चलते हैं इसको। अच्छा देखिए, आज इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज को 2 साल हो गए। इस्लामाबाद में हम लोग बेस्ड है E11 में। मकसद ये था बनाने का कि पूरे इस्लामाबाद में सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर्स कि जो प्योरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सेंसरी बेस्ड थेरेपी दें, ऐसे इदारे को वजूद में लाया जाए और बच्चों को ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाए जो उनकी अटमोस्ट प्रायोरिटी पे है। राइट। तो अगर हम ये जानना चाहें कि आपके इस सेटअप में आप क्या क्या सर्विसेज बच्चों को दे रहे हैं, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी से स्टार्ट किया था। लेकिन फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसी टीम मेंबर्स शामिल हुए जो कि BCBS से BCABS थे। तो उसके बाद अभी जो हम करंटली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उसमें ABA थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी एंड स्कूल प्रोग्राम, जो कि एक ऐसा ब्रिज स्कूल जो कि थेरेपी और नॉर्मल मेन स्ट्रीम की तरफ एक गैप जो होता है उसको पूरा करता है। तो बेसिकली हम 4 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थेरेपीज के साथ साथ। एक ऐसा ब्रिज स्कूल कि जो बच्चे को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाता है, जब वो थेरेपी से आगे जाता है और आगे आने वाली जिंदगी को एक्सेप्ट करता राइट। तो जब आप कहते हैं कि हम बच्चों को ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप बात करते हैं तो आप किन चैलेंजेस वाले बच्चों की बात कर रहे होते हैं, और दूसरा ये कि आप किस स्पेसिफिक एज ग्रुप को भी फोकस कर रहे होते हैं, किस तरह काम करते हैं। है। देखिए सामान साहब, जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो स्पेशल एजुकेशन इतना बड़ा ब्रॉड टर्म है कि उसको आप एक किसी बीमारी या मसले के साथ जो है ना वो लिंक नहीं कर सकते। स्पेशल एजुकेशन में हमारी फिजिकल डिसेबिलिटीज, हमारी मेंटल डिसेबिलिटीज, हमारी इतनी ज्यादा रोजमर्रा की चीजों में जितने भी इश्यूज आ रहे होते हैं वो सब डील हो रहे होते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करें तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है नाउ डेज कि जिसपे बहुत ज्यादा काम हुआ जा रहा है। लेकिन आर के नोटी ऐसे बच्चों के साथ भी काम करता है जो कि स्पाइना बाइफिडा जैसे बीमारी का शिकार होते हैं, डाउन सिंड्रोम या फिर सेरेब्रल पॉलिसी, या कोई भी ऐसी चीज जो उनको उनकी नॉर्मल लाइफ से हटा के या किसी उसमें रोक देती है, उनकी प्रोग्रेस को या उनकी आगे बढ़ने की स्किल्स को रोक देती है किसी भी हिसाब से। तो उसमें आज के नोटी और उसकी सर्विसेज काम करती है। जहां तक बात रही एज स्पेसिफिक, तो मेरे पास अभी 1 साल का बच्चा आता है जो कि अर्भ पालसी के साथ है। अर्भ पालसी पैदाइश के दौरान एक ऐसा मसला कि जिसमें अक्सर जो सी सेक्शन डिलीवरी या फोर्सेप डिलीवरीज हो रही होती हैं, तो उसमें बच्चे की नर्व इंजरी हो जाती है। उस नर्व इंजरी की वजह से वो बच्चा, उसका हाथ एक तरीके से पूरा कंधा गिर जाता है। बज़ाहिर तो एक ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन अर्ली, अगर उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उससे बहुत अच्छा काम हो सकता है। अभी हमारे पास जो सबसे छोटा बच्चा है वो 1 साल का है। माँ लेके आती है और साथ बैठती है और हम उसको सेशन देते हैं। हमारा एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया 8 ईयर्स तक है। हम 8 साल की उम्र तक के बच्चों के साथ काम करते हैं, क्योंकि 8 साल की उम्र के बच्चों के बाद कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि जो बहुत ट्रेन्ड लोग हैं या जो सर्टिफाइड है उससे,
वो ज्यादा अच्छा काम करे, तो मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ कि जिसका एरिया है तो वो उस तरीके से काम करे तो ज्यादा अच्छा चीज लगती है। ओके। अच्छा, जब आपके पास बच्चे आते हैं, जिस तरह आपने बात की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की और जो अदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, डिलेज हैं, तो क्या आपके पास जब बच्चे आते हैं उन स्पेसिफिक जिनमें डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है, तो क्या आपके पास डायग्नोसिस करवा के बच्चे आ रहे होते हैं? अगर जो करवा के नहीं आते तो क्या आपके पास ऐसी सर्विसेज हैं या आप कहीं रेफर करते हैं? कैसे होता है ये काम? देखिए, हम जब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में काम करते हैं ना, तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे डायग्नोस होके आ रहे होते हैं। ठीक है, ये तो वो वाली एक चीज आ जाती है कि जिसमें हमारे पास जैसे बहुत सारे डॉक्टर जैसे हैं इस्लामाबाद में, फिजियाट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बीसीबीएस हैं, जो कि डायग्नोस करके बच्चों को फिर हमारी तरफ रेफर आउट कर रहे होते हैं। एक तो ये एक पॉइंट आ जाता है। फिर दूसरा एक पॉइंट ये आता है कि जैसे ये जो मैंने आपसे बात की पालसी वाले बच्चे की, तो ये सिर्फ हमारे पास आए थे कि हमने इंटरनेट पे स्टडी की और हमें ये पता चला कि जिन बच्चों की कंधे गिर जाते हैं, जिन बच्चों का कंधा गिर जाता है उस पे ओटी अच्छा काम करता है। तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स खुद भी अर्ली इंटरवेंशन की तरफ आते हैं, और उसमें यस वी आर सर्टिफाइड, वी कैन डू इट, लेकिन अक्सर हमारे पास बच्चे डायग्नोस होके ही आते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम बात करें, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है हमारे पास, एक डीसीएबीए है, और मैं क्योंकि इस्लामाबाद में सर्टिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हूँ और सर्टिफाइड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ। So yes, I can diagnose, I can treat, and I can do whatever the intervention plan is. But most of the time बच्चे हमारे पास diagnose होके ही आ रहे होते हैं. So that is the criteria that we work on. राइट। अच्छा, एक आइडिया के लिए कि अभी तक आप करंटली कितने बच्चों को अपने सेटअप में सर्व कर पा रहे हैं? देखिए, अभी करंटली 45 बच्चे हमारे पास इस सेटअप में। हमारी कोई ब्रांच नहीं है अभी, वी जस्ट वर्किंग हियर इन इस्लामाबाद E11। हमारे पास इस टाइम पे 45 बच्चे, ऑलमोस्ट 150 बच्चे हमारे पास से ऐसे हैं जो पास आउट होके जा चुके हैं। कुछ बाहर के मुल्कों से आए थे और वो बाहर के मुल्कों में वापस चले गए। कुछ गांव देहात से आए थे तो वो भी गांव देहात में वापस चले गए। कुछ नॉर्मल मेन स्ट्रीम में एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ नॉर्मल जिंदगी, तो वहां पर ना हम थोड़ी सी डेफिनेशन को चेंज करते हैं, हम थोड़े से पेरेंट्स को चेंज करते हैं, हम थोड़े से उनके रिश्तेदारों को चेंज करते हैं और थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं। देखिए, हमारे लिए जब नॉर्मल का लफ्ज निकलता है ना, तो पेरेंट्स की जो खुशी का एक इजहार होता है ना, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रीइंफोर्समेंट होती है हमारे लिए कि आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल है, क्या मेरा बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा? तो वहां पर कहते हैं जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जो डुएबल टास्क, देखिए हम जब थेरेपी करवा रहे होते हैं ना, तो हम अक्सर बहुत सारे लफ्ज और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे गोल्स ऐसे यूज करते हैं जिसमें पेरेंट्स को बकायदा ऐसा फील हो कि हाँ, मेरा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बैठता है, मेरा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ने की कोशिश करता है, येट स्लो लर्नर है, बट ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। तो वो एक ऐसी चीज होती है कि जिससे हमें थोड़ी सी एक टोकन टाइप ऑफ मिलती है हमें खुशी, कि हम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और पेरेंट्स भी इस चीज को आगे लेके चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो नॉर्मल लाइफ की तरफ जा चुके माशाल्लाह। अच्छा, जब आपके पास बच्चे आते हैं, तो आप लोग कैसे काम करते हैं? मोड ऑफ ऑपरेशन जानना चाह रहा हूँ कि 1-to-1 सेशंस पे फोकस होता है, ग्रुप सेशन होते हैं, मिक्सचर होता है, कैसे काम करते हैं? इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करें। हैं। देखिए, हम अर्ली इंटरवेंशन पे काम करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन पे ज्यादातर 1-on-1 सेशन ही हो रहे होते हैं, 1 आवर फॉर एबीए। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन में सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि बच्चे को उस जोन से, उस दुनिया से निकालें जिस दुनिया में वो कहीं खोया हुआ है। तो हम उस दुनिया से निकालने के लिए ना, हमें 1-on-1 बेसिस पे लाजमी लेके चलना होता है उसको। हाँ, ये है कि अगर वो अपने सेशंस ले रहा है, लाइक वो एबीए का सेशन ले रहा है, स्पीच का सेशन ले रहा है, ओटी का सेशन ले रहा है, तो उसमें उस दौरान बीच में हमारा एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम सर्कल टाइम कहते हैं। उस सर्कल टाइम में हम 10 मिनट से 15 मिनट तक बच्चे को, सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। एक स्कूल का एनवायरनमेंट मिलता है उनको, चाहे वो जहाँ पे भी सेशंस ले रहे होते हैं, वो वहां से निकल के आते हैं।
सारे यकजा होके बैठते हैं और उसमें राइम्स भी पढ़ते हैं, उसमें पोइम्स भी होती है, उसमें उनके एक्शन जेस्चर्स भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो अभी तक हमारे पास ये 1-on-1 सेशंस वाले बच्चे जो अर्ली इंटरवेंशन में। फिर हमारे पास जो ब्रिज स्कूल है जिसकी मैं बात करता हूँ, कि हमारे पास बच्चा जब नीचे से थेरेपी लेके रेडी होता है एक अच्छी लाइफ के लिए, तो वहां पर हमारा ब्रिज स्कूल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी कोशिश ये कि बच्चा जब नॉर्मल मेन स्ट्रीम की तरफ जाए तो वो विदाउट शेडो जाए। क्योंकि देखें कामान साहब, हम जब काम कर रहे होते हैं ना बच्चों के साथ, तो हमें ये होता है कि हम उनको इंडिपेंडेंट करें। बहुत हद तक हमारा ये कोशिश होती है किसी तरीके से बच्चे इंडिपेंडेंट हो। और जो इंडिपेंडेंसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि जब बच्चा थेरेपी लेता लेता जब ब्रिज स्कूल जाएगा, एंड ही शुड बी एबल टू डू हिज टास्क बाय हिज ओन। अगर लेट सपोज वो अगर व्हाइट बोर्ड से या ब्लैक बोर्ड से कोई चीज देख रहा है, तो ही शुड बी एबल टू कॉपी। इफ इट्स रिटन ए, अगर वो ए लिख रहा है तो उसको ए का समझ हो कि मैं ए कैसे लिख रहा हूँ, और ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ए से एप्पल भी हो सकता है, ए से एंड भी हो सकती है, ए से कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द क्राइटेरिया वी वर्क ऑन। जब बच्चा ब्रिज स्कूल में आता है तो वो 5 से 6 बच्चों के दरमियान वो साथ बैठता है। बाकी जो 1-on-1 सेक्शन है उसमें बच्चे अकेले बैठते हैं। एक थेरेपिस्ट एक वक्त में एक बच्चे को डील करता है। राइट। अच्छा, आप खुद भी ओटी आपकी स्पेशलिटी है, तो और डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, डिफरेंट थेरेपीज दे रहे हैं, तो हमने देखा खास तौर पे ओटी में काफी इक्विपमेंट मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इस तरह कुछ दूसरी थेरेपीज में भी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका सेंटर वेल इक्विप्ड होगा रिगार्डिंग द इक्विपमेंट नीडेड फॉर डिफरेंट थेरेपीज। तो उसके बारे में अगर आप खुद बता सकें। देखिए, हम जब बात करते हैं ना स्पेशल एजुकेशन में, हमारी इक्विपमेंट से ज़्यादा हमारे जो स्केल्स हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा कीमती होती है हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट्स एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारे पास इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमने ऑलमोस्ट सारी बाहर से मंगवाई हुई है। लेकिन जब कोई पेरेंट ऐसा आता है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अगर मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बताऊँ ना कामान साहब, तो हम बड़े अडेप्टेबिलिटी पे काम करने वाले लोग हैं। हम जब पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें बकायदा टास्क मिलते हैं, और उन टास्क में हमें ये होता है कि एक लेट सपोज एक चीज है, ये मोबाइल है, ये 1 लाख रुपए का मोबाइल है, और इसका काम है, इसकी थेरेपेटिक वैल्यू ये है कि हमें इससे बात करनी है। तो आप ऐसा क्या बना सकते हैं कि जो 1 हजार रुपए में ये यही वाली थेरेपेटिक वैल्यू पूरा करे। तो हमें इसके लिए बड़ा ट्रेन किया गया है कि अगर कोई इक्विपमेंट मेरे पास, लेट सपोज अगर सेंसरी की कोई इक्विपमेंट मेरे पास है और वो अमेरिका से मैं ऑर्डर करता हूँ, और आजकल तो जो आपको टैक्स और सारी चीजें पता है, तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम पेरेंट को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो गाइड करें कि आप घर में ये चीज कैसे बना सकते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास बच्चा अगर यहाँ पर आ जाता है, मेरे पास ट्रेम्पोलिन मौजूद नहीं है, और मुझे ये है कि मुझे अभी बच्चे को जंपिंग करवानी है क्योंकि उसकी एनर्जी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको चेयर पे रख के भी करवा सकता हूँ। मैं उसको जंप ऐसी जमीन पे भी करवा सकता हूँ। आई विल फाइंड डिफरेंट वेज। मैं ट्रेम्पोलिन राइट अवे एक ऐसे पेरेंट के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता कि जो हमारे पास जब आया तो वो इसके पास कराया भी नहीं था। ट्रस्ट नहीं, मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे भी काम किया है कामान साहब, कि अर्थ से फर्श तक सब देखा हुआ है। मैं दुबई 2.5 साल रह के आया हूँ, मैं डीएचए लाइसेंस होल्डर है इस पर। और मैंने कोयटा की ऐसी जगहों पे भी काम किया कि जहाँ पर एक टाइम पर 100 बच्चा एक साथ लेना होता है आपको। तो मैंने ये अर्थ से फर्श तक का दोनों क्राइटेरिया देखा हुआ है कि एलीट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के साथ किस लेवल पे बैठ के काम करने, उनको उनके मयार पे उतर के चीजों को कैसे समझाना है। तो कमिंग टू द पॉइंट, कि हम पेरेंट्स को ये भी सिखाते हैं अपने सेशंस क्यों, क्योंकि हमारे सेशंस अंडर सर्विलेंस है। पेरेंट पूरा सेशन देख रहे होते हैं, पेरेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं पूरा मैकेनिज्म, कि मेरे बच्चे को किस टाइम पे कौन हाथ लगा रहा है, कौन सा थेरेपिस्ट हाथ लगा रहा है, और क्या क्या एक्टिविटीज इसके साथ इन्वॉल्व हो रही है इस टाइम पे। फिर जब थेरेपिस्ट छोड़ने आता है तो वो सारा गाइड भी कर देता है पेरेंट को कि अगर लेट सपोज हमने ये वाली टूल यूज की है, सो फ्रॉम वेयर यू कैन बाय दिस टूल, और यू कैन मेक दिस टूल एट होम एज वेल। तो मेरा ये बड़ा फोकस है, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो एवीए हो, चाहे वो ओटी हो। ये तीनों बड़े कामन सा महंगी तरीन थेरेपीज आती है पूरी दुनिया में। तो जब आप पेरेंट को इक्विपमेंट सिखा देते, सेशन लेना सिखा देते हैं,
तो फिर आपका काम ऑटोमेटिकली 50% पे आ जाए। तो दैट इज दिस इज माय मेन गोल बेसिकली। राइट। अच्छा, ये तो वो बच्चे थे या क्लाइंट्स थे जो कि आपके पास आपके सेटअप पे आ रहे थे, तो क्या आप अपनी कुछ सर्विसेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं? ऐसा भी जी आपके पास पॉसिबल है? जी बिल्कुल, हम ऑनलाइन सर्विस पे भी काम करते हैं, लेकिन हमें ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। कि जैसे लेट्स सपोज सामान साहब एक मदर ने मुझे फोन किया एंड शी आस्क्ड मी कि सर आप ओटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और मैं राइट अवे उसको हाँ कह दूं। अब मुझे ना घर का माहौल पता है, ना मुझे ये पता है कि उसके डायग्नोसिस क्या है, और ना ही मुझे ये पता है कि वो क्या करवा पाएंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हाँ कर देते हैं, लेकिन चूंकि ओटी इज अ टाइम टेकिंग एंड इट्स अ वेरी फिजिकल एक्टिविटी वाला टास्क, राइट। तो उसमें मदर को होता है कि ये जो आप टास्क बता रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस एट होम। तो वहां पर फिर हमारी ऑनलाइन सर्विस जो है ना, उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि बच्चा डायग्नोस होना चाहिए, बच्चा किसी सेंटर जा चुका होना चाहिए, या उनको आइडिया होना चाहिए, या वो हमारे पास आए, सीखे और यहाँ से सेशन लेके चले जाए। अब लेट्स सपोज कुछ पेरेंट ऐसे भी हैं कि जो ऑनलाइन बाहर से लेते हैं, तो उनको पूरी नोहा होती है, दे नो अबाउट ओटी, और उनके पास पहले से मटेरियल भी बने पड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनको होता है कि वी नो दिस स्टफ एंड हाउ यू गाइस वर्क वी नो। तो वहां पर थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है। तो ये ऑनलाइन में ना सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है ना कामान साहब, वो ये आता है कि बच्चा उस लेवल पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा होता। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर मैं बच्चे को बिठाता हूँ, मुझे पता है कि मेरा सेल्फ इंस्ट्रक्शन कंट्रोल कैसा है, एंड आई विल बी एबल टू मैनेज दिस बॉय हियर, और मैं इसको इसी तरीके से काम करा लूंगा। वेर एज घर, मेरा घर, और मेरे घर में आके आप मुझे सिखा रहे हैं, और मेरे फेवरेट मोबाइल से आप मुझे सिखा रहे हैं कि हाउ टू डू दिस। फिर वहां पर सेशन की थोड़ी सी थेरेप्यूटिक वैल्यू कम हो जाती है। So just these are just pros and cons of online sessions. राइट। बस यस डू आपने शुरू में थोड़ा सा अपना तारुफ करवाया कि और थोड़ा सा इट। ये आइडिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी स्पेशलिटी तो ओटी है, तो इसके अलावा भी आपने कोई इधर उधर भी आपकी स्पेशलिटी थोड़ी फैली हुई है कुछ, तो हम जानना चाहेंगे, व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस इसके बारे में अगर थोड़ा एलैबोरेट करें तो लोगों को कंफर्टेबल भी फील करें। कामल साहब, आई स्टार्टेड माई करियर इन 2011, और राइट आफ्टर दैट मैंने जॉब भी स्टार्ट कर ली थी। और जब मैं पास आउट हुआ तो मेरे एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी, और बड़े एक एक्सटेंसिव टाइप ऑफ थेरेपी के साथ मैं काम कर रहा। फिर उसके बाद मैंने आरबीटी की, दुबई के अंदर ही। मैंने सर्टिफिकेशन ली सेंसरी इंटीग्रेशन की, दुबई में ही। तो इसके बाद मैं जब पाकिस्तान में आया, तो आके मैंने बोर्ड सर्टिफाइड असिस्टेंट बिहेवियर एनालिस्ट का कोर्स वर्क किया। ठीक है, 1 साल 1.5 साल का कोर्स वर्क होता है। फिर उसके बाद मैंने अभी एक सेंसरी की एक और इंटरवेंशन की है, उसकी भी सर्टिफिकेशन ली है। तो 3 साल में छोटी सी चीजें, और इस फील्ड में तकरीबन 10 साल हो गए काम करते हुए। तो ये छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन है। और जो भी मुझे जानता है, जिसने भी मेरे साथ काम किया है, मैं फाउंडर भी हूँ यहाँ का, लेकिन आई एम अ थेरेपिस्ट, और मैं अभी तक थेरेपिस्ट हूँ। और मैं अभी सारे सेशंस लेके वाइंड अप करके ऊपर आया। आई लव माई वर्क। राइट। अच्छा, हर जो डिफरेंट फाउंडर्स हैं या ऑनर्स हैं या जो सेंटर्स रन कर रहे हैं, अपने सेंटर की कोई ऐसे यूनिक फीचर अब बताते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपके सेंटर का यूनिक फीचर या स्टैंडिंग पॉइंट क्या है, तो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट? दो है बेसिकली, वी हैव टू यूनिकनेस। पहला, जब ये इदारा बना था, तो इस्लामाबाद में ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो सेंसिटिव बेस्ड न्यूज पे काम कर रहा हो। इदारे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये इदारा मैं चला रहा हूँ, एक सर्टिफाइड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट, तो ये इदारा सेंसरी के लिहाज से जो सेंसरी इंटीग्रेशन की जितनी भी चीजें, वो मैं खुद डील करता हूँ। सारी चीजें मेरी टीम, एवरी वन इज ट्रेंड ऑन दैट। इवन हमारे जो गार्ड हैं, आईआरजी हैं, वो भी इस चीज पे ट्रेंड है। दूसरा ये कि हमारा बेसिक मोटिव ये है कि वी ट्रेन किड्स फॉर द नॉर्मल मेन स्ट्रीम विदाउट शेडो टीचर थ्रू आर ब्रिज स्कूल। बहुत छोटा सा स्कूल है हमारा। वी आर नॉट वर्किंग फॉर द वेरी ह्यूज कैपेसिटी। हमारे पास बहुत ज्यादा वसाइल नहीं है। बहुत छोटी सी जगह पे अगर आप कभी हमें विजिट करें ना, हम बहुत छोटे से एरिया को कवर करके बैठे हुए हैं।
छोटा सा स्कूल है और छोटा सा मेरा सेटअप है, तो उसमें ना आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ग्रैब माई बच्चे, मेरे बच्चे जितने भी हो मेरे हाथ में रहे, मैं फैलूँ ना, क्योंकि अक्सर लोग फैल जाते हैं ना तो चीजें भी फैल जाती हैं, और उस स्ट्रॉन्ग किस्म की मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है। तो मेरा जो ये ब्रिज स्कूल है वो बेसिकली काम करता है तीन चीजों पे। जब बच्चा हमारे पास आता है ना पहली दफा में, ही कम्स टू अस विद रेड लाइट। वो रेड लाइट पे आता है, उसकी इंटेंस थेरेपी होती है, आईडी इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, एबीए ओटी स्पीच। फिर थोड़े अर्से बाद हमें हमारे थेरेपिस्ट आके, या जब हम रीअसेसमेंट कर रहे होते हैं, आफ्टर एवरी 2 मंथ हमारी रीअसेसमेंट होती है, उसमें हमें पता चल जाता है कि इज ही स्टैंडिंग ऑन द येलो लाइट, येलो लाइट इज अ न्यूट्रल लाइट, कि जिसपे हमें आइडिया हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज गेन्ड दिस नॉलेज, ही इज ऑन दिस पॉइंट। इफ यस, देन वी प्रोसीड विद ब्रिज स्कूल। हम उसको नीचे से पास आउट करके उसको ऊपर स्कूल ले आते हैं। अब उस ब्रिज स्कूल में सारे वो टास्क हो रहे होते हैं जो एक स्कूल में होते हैं, जो एक किंडरगार्टन में होते हैं, जो एक नॉर्मल प्री केजी उसमें होते हैं, ठीक है। हम सारे वही टास्क कराते हैं जिसपे सोशलाइजेशन, वोकलाइजेशन, एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग, उसकी सारी चीजों पे फोकस हुआ जा रहा होता है। ग्रीन लाइट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत थोड़ी दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइट इज दैट लाइट जिसमें बच्चा एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में जा रहा होता है विदाउट शेडो। और कुछ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदे पढ़ते हैं तो बड़ी दिल से खुशी होती है, तो दैट इज द ग्रीन लाइट। रेड लाइट इज द early intervention, yellow light is the bridge school, green light is the normal life. राइट। अच्छा, आपने ये शुरू में जिक्र किया कि डिफरेंट थेरापिस्ट हैं, स्पीच हैं, ओटी हैं, बिहेवियर हैं, और तो हम ये जानना चाहेंगे कि डिफरेंट मेंबर्स भी ऐड होते रहते होंगे। तो जब आप लोग हायर कर रहे होते हैं या टीम मेंबर ऐड कर रहे होते हैं अपनी, तो उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये तो मेन चीजें हैं ही हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज भी आप ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसा बंदा हमें चाहिए हो या ऐसी बंदी हमें चाहिए? देखिए, मैं मेरा ताल्लुक, जब मैं 2010 में आई वाज डूइंग बीबीए फ्रॉम ज़ायदस यूनिवर्सिटी इन कराची, कि मैं कराची डावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो आई वाज डूइंग बीबीए, मैं मार्केटिंग टाइप का बंदा था, मुझे था कि मैं टाई कोट और ये सारी चीजें, अभी भी ये जो मुझे पहना हुआ है, ये मैं एंड वाले टाइम पे पहनता हूँ, सुबह पहन के आता हूँ, फिर उसके बाद स्कर्ट पहनता हूँ, काम करता हूँ, फिर जाते हुए पहनता हूँ। तो मुझे जब इस फील्ड में आना हुआ, तो देयर वाज माय सुपरवाइजर। उन्होंने मुझे पकड़ा, बिठाया, मुझे बरखुरदार तुम्हारे बाल देखो, तुमने ये जो चीजें पहनी हुई है, ये जो चेने शेने पहनी हुई है, तुम स्पेशल एजुकेशन में आ चुके हो। मैंने कहा जी सर मुझे पता है, तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का? मैंने कहा सर डाओ और ये मैंने आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू परसुएड हिम, बट ही वाज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। मैंने कहा बेटा, अगर दुआओं के लिए आए, अगर दुआओं के लिए आए हो और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए आए हो, तो आगे जाके कामयाब हो सकते हो। लेकिन अगर तुम इस नियत से आए हो कि तुम टाइम पास करोगे, पैसा अच्छा से कमाओगे, तो नहीं चल सकोगे। तो मेरे पास जब थेरेपिस्ट इंटरव्यू देने के लिए आता है, मैं उसका एक्सपीरियंस नहीं देखता हूँ, मैं उसकी सर्टिफिकेशन नहीं देखता हूँ, क्योंकि कामरान साहब फ्रेशर भी अच्छा काम करते हैं, अगर उनको दिल से करवाया जाए, खड़े होकर करवाया जाए, एक्सपीरियंस भी अच्छा काम करते हैं। स्पेशल एजुकेशन में एक बच्चा आपके ऊपर थूक भी फेंकता है, आपको बाइट भी करता है, आपको पुश भी करता है, आपके बाल भी नोचता है। तो मेरे हिसाब से एक इंसान के अंदर इंसानियत होना, और स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हर चीज थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है। तो वो स्पेशल क्वालिटीज अगर उसमें है, तो मेरे पास अभी यहाँ पर 26 का स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 26 के 26 लोग मेरे ऐसे हैं कि मेरे बच्चों की तरह हैं। जब मैं उनके बीच में एज अ थेरेपिस्ट घूम रहा होता हूँ ना, जब मैं भी किसी को आंसर कर रहा होता हूँ, तो उनको बड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है। एक फाउंडर बैठ के हमारे बीच में मीटिंग भी कर रहा है, वो भी जवाब दे रहा है, वो भी आंसरेबल है किसी को। तो दीज आर सम क्वालिटी जो अगर एक थेरेपिस्ट में है ना, जो कि प्रोफिशिएंसी और थेरेपीज में आती है, तो फिर बंदा चल सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये फील्ड भी ऐसी है मेडिकल फील्ड की तरह कि इसमें रेगुलर एजुकेशनल अपडेट और ट्रेनिंग अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती रहती है वक्तन फवक्तन। तो अपनी और अपनी टीम, अपनी तो आपने जिक्र किया कुछ,
तो अपनी टीम को भी उसको साथ लेके चलने के लिए कैसे करते हैं आप कि उनकी ट्रेनिंग देखिए, होती रहे साथ साथ रेगुलर? दो तरीके हैं इसके। एक तो कंटिन्यूस स्पेशल मेडिकल एजुकेशन होती है, और एक हमारी अपनी एजुकेशन होती है। जैसे आपको पता होगा कि अभी पिछले दिनों जल्जले की थी और सारी चीजें थी, तो वी हायर्ड अ पर्सन कि जो यहाँ पर आए और उन्होंने मेरी टीम को सेफ्टी और ड्रिल्स के लिए जो जितनी भी चीजें होती हैं उसके लिए ट्रेन किया। कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी टीम को BLS करवाया, बेसिक लाइफ स्किल्स जो होती है, कि अल्लाह ना करे अगर हमारे पास एक सीजर्स का बच्चा आ जाता है, अगर एक बच्चे को झटके पड़ जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी पोजीशन कौन सी होगी, उसको लिटाना कैसे है, किस करवट की बल उसको लिटाना है। ये तो हो गई हमारी बेसिक चीजें। फिर एवरी मंडे हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, मंथ से पहले रोस्टर बन जाता है और बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम इंटर्न्स को भी ट्रेन कर रहे होते हैं। हमारे पास शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे पास जो है वो रिफा यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमें उनको भी ट्रेन करना होता है। तो एवरी मंडे वी हैव 1 आवर ऑफ क्लास, जिसमें हम कोई ना कोई एक टॉपिक उठाते हैं। क्योंकि अक्सर क्योंकि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, मेरा BS उसमें, तो हम तो ऑलमोस्ट हर चीज पढ़ रहे होते हैं, कि जैसे साइकेट्री है या सर्जरी है, मेडिसिन है, एनाटमी है। हम बहुत सारी चीजें डॉक्टर वाली ही पढ़ रहे होते हैं पूरे 4 साल तक। लेकिन अक्सर हमारे पास थेरेपिस्ट होते हैं जिनका बैकग्राउंड इस चीज से नहीं होता है। फिर हम वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उनको इतनी नॉलेज दें कि उनके पास अगर सेरेब्रल पॉलिसी का बच्चा आ जाए, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स और रेड फ्लैग्स बताऊं कि अगर उसको फिट्स पड़ने वाले हैं, फिट पड़ने वाला है, तो उसकी आंखें अगर ऊपर जा रही है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स कि उससे पहले ही सेफ्टी मेजरमेंट्स करना है। दैट्स हाउ वी वर्क। राइट। अच्छा, आपके सेटअप का, ऑपरेशन का भी जिक्र हुआ, कैसे काम करते हैं, क्या क्या टीम में है? अगर हम ये पूछें आपसे, क्योंकि पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, कि फी स्ट्रक्चर कैसा है, किसी एग्जांपल के थ्रू अगर आप बता सकें, फॉर द पेरेंट्स के आइडिया हो सके उन्हें कि हम आपके पास आएंगे तो किस तरह चार्ज होंगे। देखिए, सबसे बेसिक चीज ये होती है कि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो होते हैं ना, हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि थेरेपिस्ट की वेजेस और उनका, और फिर रेंट एंड एवरीथिंग। सो आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ओवरली चार्ज ना किया जाए। एटलीस्ट इतना कि जितने भी हमारे पास पेरेंट्स है, ऑलमोस्ट कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो 6 मंथ्स 1 ईयर से आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एबल टू पे। हम ना एलीट को टारगेट करते हैं, ना हम मिड को टारगेट करते हैं, ना हम बिल्कुल जीरो को टारगेट करते हैं। एक लाइन सब है कि जिसमें थेरेपी होनी है, और उस थेरेपी में हम हमारा फोकस ये होता है कि if he needs 3 therapies, then he should go for 3 therapies. So we will be giving you only one therapy, not like that. So it's a reasonable price according to the market. और दूसरी बात ये होती है कामरान साहब कि अक्सर पेरेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो बड़े ऐसी जगहों से भी आ रहे थे कि वो कहते हैं कि हमें पैसे देने का मसला नहीं है, वी कैन गिव द मनी, बट एटलीस्ट वी वांट द रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर किड्स और सर्विसेज। सर्विसेज का फौरन फौरन देना और आंसरेबल। जब फाउंडर आंसरेबल होता है ना हर 5 मिनट बाद, कि अगर मैं सुबह से शाम तक अगर मैं अपने इदारे में बैठ के काम कर रहा हूँ ना, तो मैं हर चीज का रिस्पॉन्सिबल हूँ। अक्सर जगहों पर ऐसा भी होता है कि अगर तो सिर्फ थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, सिर्फ एक टीम काम कर रही है और टीम डज नॉट हैव एनी लीडर, तो फिर वहां पर चीजें थोड़ी सी अप डाउन हो जाती है। बट हियर अल्हम्दुलिल्लाह आई आई वर्क हियर फ्रॉम 9 to 5 एंड आई वर्क हियर। असल में मेरे पूछने के मकसद था, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीच के सेशन लेता है तो वो कुछ आइडिया तो उसको हो कि हाँ मैं आस्कन ओटी में जाऊंगा तो मुझे एक नॉर्मल, उसमें जो भी आप एक उसको नॉर्मल कर सकें, एक एक नॉर्मल नॉर्मल चार्ज देखिए, थोड़ा उनको आइडिया हो सके। कोई ओवरली चार्ज नहीं होता। जो मार्केट प्राइस है, हमसे जब हम मेन मार्केट में बैठे हुए ना, तो वी चार्ज अकॉर्डिंग टू द मार्केट। लेकिन वो मार्केट प्राइस है क्या? हमें पेरेंट्स को तो ये तो पता लगे मार्केट प्राइस क्या है। देखिए, कुछ ऑनलाइन सेशंस भी ऐसे होते हैं जो 5-5 हज़ार भी चार्ज कर रहे होते हैं। कुछ थेरेपिस्ट ऐसे हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड। कुछ इदारे ऐसे हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड येट दे आर चार्जिंग 5,000, 4,000, 3,000 just for speech and language therapy sessions. But here you can have 1,000, 1,500 according to you। अगर बच्चा हमारे पास आता है, उसके सेशंस कितने हैं, उसकी नीड्स कितनी है, उसके हिसाब से
in between, this is the criteria, this is the normal criteria. अच्छा, एक चीज बताइए कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों के लिए किसी भी ऐसे सेंटर को डिसाइड कर रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे किन पॉइंट्स पे उनको फोकस करना चाहिए? जिस तरह आपने अभी जिक्र किया अपनी बातों में कि कुछ ऐसे अनऑथराइज्ड कह लें या अनगाइड हैं, तो किन चीजों पे उनको फोकस करना चाहिए? वो क्या चीजें देखें उस सेंटर में तो वहां जाएं? देखिए कमल सर, आजकल तो गूगल ने ना और यूट्यूब ने बड़ा पेरेंट्स को अवेयर कर दिया, लेकिन किसी भी इदारे में ना सामान सब, द बेसिक क्राइटेरिया इज द मॉनिटरिंग। ये हमारा स्पेशल एजुकेशन का कानून भी कहता है कि आप एक स्पेशल नीड के बच्चे के साथ एक बंद कमरे में 1 घंटे का सेशन नहीं ले सकते। बंद कमरे में, जिसमें पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसका बच्चा किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मॉनिटरिंग सिस्टम इज द utmost प्रायोरिटी। प्लस देयर शुड बी अ क्रिस्टल क्लैरिटी बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड अ पेरेंट। पेरेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर एक थेरेपिस्ट मेरे साथ काम कर रहा है, वो क्वालिफाइड कितने हैं। देखिए लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ ना कि AOT है, एक नाम है, एक सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे अंदर और बहुत सारे थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो मुझे शायद ना भी पता हो। अगर मैं अपने थेरेपिस्ट से रोज ब रोज नहीं मिलूँ या मैं किसी की हायरिंग बगैर जो सोचे समझे कर लूँ, तो शायद वो उस तरीके से नहीं डिलीवर कर पाए। एक मॉनिटरिंग, दूसरी क्रिस्टल क्लैरिटी, तीसरी चीज ये whoever has found it, whoever has found it, जिसने भी इदारा बनाया किस मोटिव से बनाया, एंड वेयर इज ही और शी स्टैंडिंग। देखिए अगर मैं इदारा बनाता हूँ ना और मैं इदारा बना के आई गो फॉर समथिंग एल्स एंड ये इदारा फिर ये इदारा बन जाएगा, फिर ये स्पेशल नीड्स वाला सेंटर नहीं रहेगा। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। ठीक है कि मैं उतना उतना काम कर सकूं जितनी मेरी कैपेसिटी है। हाँ, अगर मेरे पास टीम ऐसी आती है हु इज वेरी रिस्पॉन्सिबल टू द पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स जब आके आपको बच्चा दे देता है ना, तो एक बड़ा प्यारा सा कंफर्ट जोन बन जाता है। मैं उस कंफर्ट जोन से डरता हूँ। वो कंफर्ट जोन क्या होता है कि पेरेंट्स अभी कंफर्ट जोन बन गया बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जब हम लॉन्ग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें मिनिमम 4 to 6 months तो बच्चे की स्पीच डेवलप होना शुरू हो रही होती है। हम अक्सर बताते नहीं है, लेकिन हमें समझ आ जाती है विद इन 2 months 3 months कि बच्चा अब इस लेवल पे है कि वो अच्छी सी स्पीच डेवलप कर लेगा। लेकिन स्टिल वी टेक टाइम कि हम उस पेरेंट को अभी ना बताएं। क्यों? क्योंकि एक वो वाला फैक्टर भी आया था कि आपने बोला था कि 3 words पे आ जाएगा और अभी तो ये आबा काड़ा कर रहा है। सो ये वो चीजें हैं कि आप जब कंफर्ट जोन से हट के रोज बरोज आप एक फाउंडर से बात कर रहे हैं, आप थेरेपिस्ट से बात कर रहे हैं, तो एक पेरेंट भी जागा रहता है, थेरेपिस्ट भी जागा रहता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। आप जब बाहर जाए ना, इतनी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होती है कि यहाँ पर तो अक्सर जब हम किसी को हायर कर लेते हैं तो हम कहते हैं बेटा देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, पेरेंट इज वॉचिंग एवरीथिंग। तो आपके नेल्स, आपके कान में पहनने वाले जो इयरिंग्स हैं, आपके बाल, वो सारे हमारे मुताबिक होते हैं। सर अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ मैंने कहा ऐसा ही होता है। तो ये वो चीजें हैं कि जब आप ढालते हैं, कंफर्ट जोन से निकालते हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा एक क्राइटेरिया बनता राइट। काफी डिटेल से आपने बता दिया, तो व्यूवर्स को काफी हेल्प मिली होगी इससे। और वैसे भी हमारे इंटरव्यू का टाइम भी ऑलमोस्ट अपने एंड पे ही है, और फ्रैंकली हमें पता भी नहीं चला कि हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो मैं आखिर में दोबारा अमान अब्बासी साहब आपका दोबारा थैंक यू करूंगा कि आपने टाइम निकाला, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में, आस्क एन ओटी के बारे में मिली है व्यूवर्स को, वो जरूर उनके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी कमल सर, मच अप्रिशिएटेड। और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।